हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो हमारा था कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर, कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर, इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑलरेडी हो चुका है और ऑपरेटिंग के क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो देखिएगा यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इज डिफाइंड एज फॉलोज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को कैसे डिफाइन किया गया है। Investing activities of an enterprise are acquisition and disposal of long-term assets and other investments not included in cash equivalents। यानी वो सारे हमारे एसेट्स जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, जिनको हमने एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस परचेज किया था, अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए परचेज किया था, इन्वेस्टमेंट था हमारा बिजनेस में जिससे हमारी ग्रोथ हो सके, अपने एसेट्स को इम्प्रूव कर सके, अपने बिजनेस को फैसिलिटेट कर सकें, वो सारे जितने हमारे एसेट्स हैं उनसे जो हमारा कैश फ्लो होता है वो रिकॉर्ड करता है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। नॉन कैश जो हमारे नॉन करेंट एसेट्स हैं सिर्फ वही आएंगे। जैसे हमारा एक इन्वेस्टमेंट आता है करेंट एसेट्स में भी आता है, लेकिन वो नहीं आएगा क्योंकि वो एज अ कैश इक्विवेलेंट ट्रीट होता है। तो वो सारे इन्वेस्टमेंट भी आएंगे जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूडेड नहीं हैं। आगे दिया है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज शोन सेपरेटली। जब कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते हैं तो उसमें हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को अलग दिखाते हैं। उसका रीजन क्या है, बिकॉज इट शोज द extent to which investments have been made for resources for generating revenue and cash flows in future। यानी फ्यूचर में कैश के फ्लो को बनाए रखने के लिए कि कैश का कितना फ्लो हो रहा है, रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, उसके लिए हम दिखाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। मतलब जो हमारे बिजनेस ऑपरेशन जो मेन एक्टिविटी है उसको हम अलग ऑपरेटिंग में दिखाते हैं। बाकी जो हमने बिजनेस के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा, कुछ फर्दर आगे रिसोर्सेज जनरेट करने के लिए या कैश फ्लो के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, उसको हम सेपरेट दिखाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके फॉर्मेट की। तो ये रहा इसका फॉर्मेट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पर्टिकुलर। ये जब इंडिविजुअली हमें अलग अलग कैलकुलेट करना होगा उस टाइम पे इसकी जरूरत होगी, हर टाइम पे नहीं कि हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है पूरा का पूरा स्टेटमेंट तो हम ऑपरेटिंग को अलग बना दें, इन्वेस्टिंग को अलग बना दें, ऐसा नहीं। जब आपसे सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के थ्रू कैश का फ्लो फाइंड करने के लिए बोलेगा तो ही आपको ये बनाने की जरूरत है अलग से। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले देखिए ये जो ऊपर का पोर्शन है ये आपका क्या आएगा, यहाँ से ले करके और यहाँ तक, ठीक है, यानी कि यहाँ से ले करके यहाँ तक आपका किस में आएगा, इनफ्लो में। ये किस में आएगा, इनफ्लो में, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका किस में होगा, आउटफ्लो में। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे बात इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की हो रही है, यानी कि नॉन करेंट एसेट्स की। किसकी, नॉन करेंट एसेट्स की। और नॉन करेंट एसेट्स जब भी आपके बिजनेस में आएगा तो आपका क्या होगा, आउटफ्लो होगा। क्या होगा, आउटफ्लो। क्यों, क्योंकि जैसे आप एक बिल्डिंग खरीद रहे हो तो बिल्डिंग तो आपके बिजनेस में आ गई, लेकिन आपके पास से क्या गया, पैसा आ गया। और हमें क्या पता करना है, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो ही तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में पता करते हैं। अब यहाँ पे हम इन्वेस्टिंग में कितना हमने इनफ्लो आउटफ्लो किया वो पता करना है। और ये ध्यान रखना कि जब भी कोई एसेट्स जाएगा, बिजनेस से आपके कोई एसेट जाएगा, मतलब आपने बिल्डिंग बेच दिया, कोई मशीनरी बेच दी, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, इनफ्लो होगा, क्योंकि पैसा वहां पे आएगा। क्या होगा, इनफ्लो होगा। तो ध्यान रखिएगा। अब कोई भी एसेट्स अगर है नॉन करेंट एसेट्स
तो जब आप उसको बेचोगे तो उस पर पैसा आएगा, या फिर आपने कोई ऐसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उस पर अगर कोई आपको इनकम हो रही है तो वो भी आपका क्या होगा, इनफ्लो होगा। तो यहां पे देखिएगा पहला क्या दिया है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। कोई भी आपकी टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है और अगर आपने उसको बेच दिया, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल्स, तो ये सब आपके क्या है, टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं और इनको बेचा तो पैसा आएगा, इनफ्लो होगा। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, ये सब आपके क्या है, सॉफ्टवेयर, ये सब आपके क्या है, इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं और इनको भी बेचने से क्या होगा, पैसा आएगा। फिर इसके बाद है प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट मार्केटेबल सिक्योरिटीज मींस करंट इन्वेस्टमेंट, यानी करंट इन्वेस्टमेंट को छोड़ के, या जिसको हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी बोलते हैं, उसको छोड़ के बाकी जितने भी हमारे नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट आते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर उनको बेचा है तो उनसे भी जो पैसा आएगा वो क्या होगा, इनफ्लो होगा। लोन्स एंड एडवांसेस रीपेमेंट रिसीव्ड बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर कोई आपने लोन दे रखा था और उस पर कोई पैसा आ रहा है तो वो आपका इनफ्लो में आएगा, वापस आ गया पैसा। आपको कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव हो रहा है, आपने कोई डिपॉजिट कर रखा है या कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उस पर कोई इनकम हो रही तो इनफ्लो आपका होगा। रेंटल इनकम, रेंटल इनकम का मतलब कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपने खरीदी है जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से है और उसको आपने रेंट पे दे रखा, तो उससे जो रेंट मिलेगा वो आपका क्या होगा, इनफ्लो होगा अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब आपका आउटफ्लो क्या होगा, तो भाई जब खरीदोगे इन्हीं चीजों को तो पैसा जाएगा, यानी जब आप परचेज ऑफ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स करोगे, परचेज ऑफ इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, फिर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और अगर आप किसी को लोन या एडवांस देते हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, आउटफ्लो होगा अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब आपको क्या करना है, ये जो आउटफ्लोज हैं इनको आप ब्रैकेट में शो करोगे, क्योंकि ब्रैकेट यहां पे क्या इंडिकेट करेगा, निगेटिव को शो करता है, किसको, माइनस, यानी आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करेगा, किसको, आउटफ्लो को, और जो जिसमें ब्रैकेट नहीं लगा है वो आपका क्या है, इनफ्लो है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे कि कितना हुआ, भाई टोटल ये कितना इनफ्लो और टोटल आउटफ्लो का डिफरेंस। अगर इसका रिजल्ट आपका पॉजिटिव आ रहा है तो आपको क्या लिखना है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बट अगर इसका रिजल्ट आपका प्लस के बजाय किस में आया, माइनस में, यानी निगेटिव आया, आउटफ्लो आपका ज्यादा है, तो कैश फ्लो, या फिर आपको क्या लिखना है, कैश यूज्ड इन, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर निगेटिव आएगा तो क्या लिखोगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये आएगा। अब इसमें एक चीज और ध्यान देना है, कभी कभी क्या होता है कि कोई एसेट्स अगर हम बेच रहे हैं उसके बाद भी वो एसेट्स हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, कोई एसेट्स हम खरीद रहे हैं फिर भी वो हमें घटता हुआ दिख रहा है ना, वो दो बैलेंस, वो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का बैलेंस दिया होगा, तो हो सकता है वहां पे हमें पता ना चले कि कौन सा बेचा कौन सा खरीदा, क्योंकि इंफॉर्मेशन में दे दिया कि चलो भाई प्लांट आपने 1 लाख रुपीस का खरीदा, बट आपने जब देखा जो है उसके बैलेंस को तो पता लग रहा है कि 3 लाख रुपीस तो ये ऑलरेडी रिड्यूस हो रहा है, कैसे पता चला कि ये खरीदा, कितना खरीदा, तो उसके लिए हमें एसेट्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर कोई आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन उस एसेट्स के बारे में है तो आपको अकाउंट बनाने की जरूरत है। कैसे बनेगा, और यहां भी देखिए जैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा था, क्लास 11th में आपने क्या पढ़ा था, एसेट्स अकाउंट बनाना देखा था डेप्रीशिएशन में। कौन से चैप्टर में, डेप्रीशिएशन में। तो डेप्रीशिएशन में 2 मेथड था, एक तो सिंपल आपका था और दूसरा था प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट जब आपको ओपन करना था। तो दोनों कंडीशन में देख लेते हैं कि क्या होगा। तो यहां पे देखिए, यहां पे एट रिटन डाउन वैल्यू, इसका मतलब ये है कि व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट इज नॉट ओपन, जब हमें प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट की जरूरत नहीं होगी, उस कंडीशन में कैसे बनेगा। सबसे पहले डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस जो प्रीवियस ईयर का आपको दिया है वो लिख लेंगे, और यहां पे ये कैरी डाउन, यहां पे आपका कौन सा बैलेंस होगा, क्लोजिंग का, क्लोजिंग बैलेंस, ये दोनों पहले लिख लेना। ये आपका कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है। अब इसके बाद आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया होगा, जैसे यहां पे डेप्रीशिएशन दिया होगा, और ये जो डेप्रीशिएशन है ध्यान रखना, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, टोटल डेप्रीशिएशन लिखना है,
जैसे आपको दो तरीके से डेप्रीशिएशन दिया होगा डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर ₹70,000 ऐसे दे दिया, और फिर बता दिया एन एसेट सोल्ड फॉर ₹10,000 on which depreciation is charged at rupees 3,000। अब यहां पे दो डेप्रीशिएशन दिख रहा है, कौन सा डेप्रीशिएशन लेंगे भाई? तो हमें यहां पे क्या करना है, ये वाला डेप्रीशिएशन लेना है। कौन सा डेप्रीशिएशन? जो डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर है, बिकॉज ड्यूरिंग द ईयर का मतलब वो भी डेप्रीशिएशन जो एसेट्स बेच रहे हो उसका इंक्लूडेड है। और आपको कोई प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट अगर नहीं दिया है, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, तो यहां पे ये आपको करना है। क्या लिखना है? डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर जो होगा उसको आप लिख लोगे। अब बात आती है आपके पास इंफॉर्मेशन कौन सा है, परचेज का है कि सेल का? सपोज आपको सेल का इंफॉर्मेशन है तो यहां पे बाई बैंक सेल्स, जो भी सेल वैल्यू होगी वो वैल्यू यहां पे लिखनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे बुक वैल्यू आपको पता होगी, क्या पता होगी? बुक वैल्यू, जो एसेट्स आप बेच रहे हो उसकी बुक वैल्यू कितनी है, उसमें से आपको लेस कर देना है डेप्रीशिएशन और वो इसी एसेट्स का जो आप बेच रहे हो। फाइनली जो वैल्यू बचेगी, ये क्या बचेगी? बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल, बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। और फिर इसको आपको क्या करना है, कंपेयर करना है किससे? सेल्स प्राइस से। यानी ये जो यहां पे प्राइस आपने लिखा इससे कंपेयर करोगे। अगर आपकी सेल प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो उस कंडीशन में आपको डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है, यहां पे प्रॉफिट का पार्ट आ जाएगा। बट अगर आपका सेल प्राइस कम है बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल से, तो इसका मतलब आपने लॉस में बेचा है उस एसेट्स को, तो उसे आप क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है ये बात? अब इसके बाद क्या निकालना क्या था भाई? अगर हमें सेल का इंफॉर्मेशन दिया है तो सीधी सी बात है, परचेज नहीं पता है, तो यहां पे डेबिट साइड में क्या जाएगा? टू बैंक, इसको बोलेंगे परचेज, और ये क्या आएगा? बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अगर आपको परचेज दिया है तो आपको बैलेंसिंग फिगर में क्या मिलेगा? फिर बैंक अकाउंट, यानी कि आपको सेल्स मिल जाएगा, जो कि सेल्स आपका किसमें? इनफ्लो में जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और परचेज किस में जाता है? आउटफ्लो में जाता है। एक चीज का और ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस या तो डेबिट में आएगा या फिर क्रेडिट में आएगा। यानी एक एसेट्स बेचने पे प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, दोनों में से कोई एक ही एक टाइम पे लिखना है। और यहां पे आइदर ऑफ द टू विल अपीयर, जिसपे स्टार लगा है उसको देख लीजिएगा। क्लियर है ये बात? अब यहां पे आते हैं, जब हमें प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट ओपन करना होगा तो फिर क्या करना है? तो उस कंडीशन में यहां पे ये जो डेप्रीशिएशन लिखा है ना, इस डेप्रीशिएशन अकाउंट को हटा दो। यहां पे क्या लिख दो? प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट आ जाएगा। और इसमें कौन सी वैल्यू होगी? ये 70,000 वाली या फिर ये 3,000 वाली? तो यहां पे कौन सी होगी उस कंडीशन में? यहां पे होगी ये 3,000 वाली। यानी जब प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट ओपन करेंगे तो जो एसेट्स बेचा है सिर्फ और सिर्फ उसी का डेप्रीशिएशन रिकॉर्ड किया जाएगा, और किसी का डेप्रीशिएशन यहां एसेट्स अकाउंट में लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी पूरा का पूरा फॉर्मेट सेम है, देख लेते हैं, बना रखा है। देखिएगा, सेल्स वही है आपका, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस वही है, बस उसकी जगह पे क्या आ गया? डेप्रीशिएशन आ गया। और इसमें डेप्रीशिएशन किसका होगा? डेप्रीशिएशन ऑफ सोल्ड एसेट, जो एसेट आपने बेचा है उसका डेप्रीशिएशन आएगा। बाकी एवरीथिंग इज सेम एज अ बिफोर, पहले की तरह बिल्कुल सेम है। यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस हो गया, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस हो गया, सेल लॉस इधर है, प्रॉफिट इधर आएगा, परचेज या सेल में से कोई एक चीज हमको फाइंड करनी होगी। क्लियर है? अब एक चीज यहां पे आती है कि जब भाई यहां पे हमें डेप्रीशिएशन ऑफ सोल्ड एसेट के बारे में पता है, तो अगर कहीं हमें ये पता करना पड़ जाए कि कितना पूरा टोटल डेप्रीशिएशन हुआ, तो उसके लिए हम बनाते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट। जैसा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़ाते टाइम बताया था आप लोगों को कि जब इन्वेस्टिंग पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट मेंटेन करना सिखाएंगे।
क्यों? उसका रीजन ये है कि जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे तो आपको हो सकता है डेप्रीशिएशन टोटल ना पता हो, और ऑपरेटिंग में जो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड करते हैं, पहला ही आइटम डेप्रीशिएशन का है, वहां पे डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर लिखा जाता है। तो आप उसे कैसे फाइंड करोगे वो देखिएगा। तो यहां पे ये आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड में यहां पे ये बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है ये आपका ओपनिंग बैलेंस होगा, गिवन होगा क्वेश्चन में। ये बैलेंस कैरी डाउन आपका क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस होगा। अब यहां पे अगर आपको डेप्रीशिएशन पता है उसका, कौन से एसेट्स का? फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड, फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड, जो एसेट्स बेच दिया उसका अगर डेप्रीशिएशन आपको पता है तो वो आप यहां पे लिखोगे टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, ठीक है। और फाइनली जो आपका बैलेंसिंग फिगर बचेगा क्रेडिट साइड में वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है, और ये डेप्रीशिएशन करेंट ईयर का होगा, ठीक है, करेंट ईयर का डेप्रीशिएशन होगा। तो इससे आपको डेप्रीशिएशन पता चल जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स कैसे बनाना है वो आपको पता चल गया। आपका फॉर्मेट कैसे बनेगा वो भी आपको मैंने बता दिया, इन्वेस्टिंग का फॉर्मेट क्या होगा, और इसके बारे में बेसिक चीजें भी समझा दी। अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।